हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन के बारे में कि अगर अपने पास एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में से कोई सॉल्यूशन आपको गिवन हो, उसकी पीएच आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसमें भी एक चीज अपने को ध्यान रखनी जरूरी है कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो अलग टाइप से बिहेव करता है, एक वीक एसिड अलग तरीके से बिहेव करता है। दैट्स वाई अपने को सबके लिए अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच कैलकुलेट करनी हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा जो होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी 100% होता है। जितने नंबर ऑफ मोल्स आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लेंगे उसको उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोल्स ऑफ H प्लस मिल जाएंगे। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मोल ऑफ H प्लस जो मिलते हैं अपने को, वो मैं बोल सकता हूं ना कि उस एसिड के जितने इक्विवेलेंट होंगे उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मोल्स ऑफ एसिड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एन फैक्टर से, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10 मोल HCl है, मेरे पास 10 मोल HCl है। मैं बताऊंगा बताओ इसमें मुझे कितने मोल H प्लस मिलेंगे। आप बोलोगे सर 10 मोल H प्लस ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि HCl का एक मोल H प्लस देता है। ऐसे ही मैं बोलूं कि बताओ मेरे पास 10 मोल H2SO4 है। अगर मेरे पास 10 मोल H2SO4 है, इसमें मुझे बताओ कितने मोल ऑफ H प्लस मिलेंगे। आप बोलोगे सर इसमें आपको 20 मोल ऑफ H प्लस मिल जाएंगे। कैसे बताया कि सर एक मोल H2SO4 जो है वो 2 मोल H प्लस दे सकता है अपने को, तो इसके 10 मोल इसके 20 मोल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के या स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन के आपको मोल्स ऑफ H प्लस निकालने हैं तो मोल ऑफ एसिड को उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालनी है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू एन फैक्टर। अगर मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एन फैक्टर से तो आपके पास वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है और ये वो है कि एक एसिड कितने H प्लस डोनेट कर पाएगा। अगर नॉर्मेलिटी गिवन हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर हो जाती है। ये चीज बस आपको याद रखनी है कि अगर मोलैरिटी गिवन है तो H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के, और अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर हो जाएगी डायरेक्ट नॉर्मेलिटी के। ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें पीएच कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल है। कैसे? कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग होता है उसी को तो पीएच बोलते हैं। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही होता है ना। तो यहां से पीएच कितनी आ जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप पीएच कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ दैट एसिड, और या फिर मैं उसको डायरेक्ट बोल सकता हूं माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो डायरेक्ट उसका माइनस लॉग ले लो, अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके एन फैक्टर से फिर उसका माइनस लॉग ले लो, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच आ जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाए कि बताओ pH ऑफ 10⁻³ मोलर HCl कितनी हो जाएगी, pH ऑफ 10⁻³ मोलर HCl कितनी हो जाएगी, आप क्या बोलोगे कि सर pH का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है। सॉल्यूशन दूसरे पेन से लिखते हैं हम। सर pH का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ एसिड 10⁻³ इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड इज 1। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? 3। pH 3 आ जाएगी सॉल्यूशन की। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही मैं आपसे पूछूं कि बताओ pH ऑफ 10⁻⁷ मोलर HCl कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷ मोलर HCl की pH कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये भी हमें पता है, pH का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा क्या, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷ इनटू 1 दैट इज 7। लेकिन एक अच्छे ठीक ठाक कंसंट्रेशन वाले स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन की pH क्या 7 आ सकती है? जी नहीं, क्योंकि pH 7 आते ही इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अच्छी खासी कंसंट्रेशन, ठीक ठाक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की pH न्यूट्रल के बराबर नहीं आ सकती। मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? हमने गड़बड़ ये कर दी कि हमने H प्लस की कंसंट्रेशन सही नहीं लिखी। कैसे सही नहीं लिखी? हमने पढ़ा था कि वाटर जो है उसमें भी सेल्फ प्रोटोलाइसिस की प्रॉपर्टी होती है। तो एक बात बताओ मुझे, HCl एक्वस सॉल्यूशन जब डिकम्पोज हो रहा होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, क्या उस टाइम पे H2O लिक्विड या H2O एक्वस जो है वो भी H प्लस एक्वस और H2O OH माइनस एक्वस में डिकम्पोज नहीं हो रहा होगा क्या? बिल्कुल हो रहा होगा। इसकी आपने जितनी भी कंसंट्रेशन ली है थोड़ी देर में पूरी डिकम्पोज हो जाएगी, ये भी उतना ही बन जाएगा, ये भी उतना ही बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिकम्पोज होता है। लेकिन H2O में हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ मोलर होती है, OH माइनस की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ मोलर होती है। तो जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन पिछले क्वेश्चन में 10⁻³ मोलर थी, 10⁻³ मोलर थी, तब हमने क्या देखा कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन एसिड की वजह से आ रही है वो आ रही थी 10⁻³ मोलर,
और जो H प्लस की कंसंट्रेशन H2O की वजह से आ रही है वो आ रही थी 10⁻⁷ मोलर। तो H2O वाला H प्लस बहुत कम था एसिड वाले H प्लस से, इसलिए हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया और इसकी कहीं बात ही नहीं की। लेकिन इस बार इस एग्जांपल में जो H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है एसिड की वजह से वो 10⁻⁷ मोलर है, और ये वाला H2O वाला अब नेग्लिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जितना H प्लस एसिड से आ रहा है उतना ही H प्लस H2O से भी आ रहा है। तो अब हमें क्या इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब यहां से आप एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच आपको कैलकुलेट करनी है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच आप कैलकुलेट कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उस एसिड की वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो अगर ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर आ रही है, ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर आ रही है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू एन फैक्टर ऑफ एसिड, और डायरेक्ट माइनस लॉग इंटू नॉर्मेलिटी। इसमें हम H प्लस जो H2O वाले हैं उनकी कहीं बात ही नहीं करेंगे, उनको कहीं इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर H प्लस की कंसंट्रेशन जो एसिड की वजह से H प्लस मिल रहा है उसकी कंसंट्रेशन लेसर देन और इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर हो गई, इसका मतलब कि अब जो H प्लस एसिड से आ रहा है उसके सामने H2O वाला H प्लस नेग्लिजिबल नहीं होगा। अब हमें पीएच में टोटल H प्लस लिखने पड़ेंगे, और टोटल H प्लस क्या हो जाएंगे? H प्लस ड्यू टू एसिड तो यही रहेगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर प्लस 10⁻⁻7 मोलर H प्लस जो है वो H2O की वजह से भी आ रहे हैं। तो ये टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? माइनस लॉग मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर प्लस 10⁻⁻7। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो अभी देखा था हमने, मान लीजिए आपको 10⁻⁻7 मोलर HCl की पीएच कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है ना, दैट्स वाई पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी 10⁻⁻7 इंटू 1 प्लस H2O की वजह से 10⁻⁻7, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7, है ना। और इसको मैं कितना लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 2, और 7 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 6.7। तो पीएच कितनी आ जाएगी सॉल्यूशन की? 6.7 आ जाएगी। गॉट इट? क्लियर है चीज सबको? तो इस तरह हम दोनों तरीके से किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी वीक एसिड के लिए पीएच कैलकुलेट करनी है अगर, तो देखिए वीक एसिड में क्या होता है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से देखता हूं। आपको एक एग्जांपल गिवन है कि सी मोलर, कुछ भी सी कंसंट्रेशन है ना उसकी, सी मोलर CH3COOH, ये कोई वीक एसिड आपको गिवन है एक्वस, और इसका Ka भी आपको गिवन है, इसका Ka आपको गिवन है, और आप बताओ इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? इसकी पीएच आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? देखो CH3COOH हमें पता है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ब्रेक होगा किसमें? CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, है ना। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, सारे के सारे दोनों एक्वस हैं। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? Ka। अब क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि मान लो अगर स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे C थी, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने तक ये C माइनस C अल्फा हो जाएगी, ये भी C अल्फा बन जाएगा, ये भी C अल्फा बन जाएगा। तो Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा, एक C कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अपने पास Ka की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहां से आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी, याद रखेंगे आप, हमेशा डायरेक्ट मैं बता रहा हूं वैसे ही अप्लाई करेंगे। अगर एक वीक मोनोबेसिक एसिड, सिर्फ मोनोबेसिक की बात हो रही है, पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक होगा उसके लिए नहीं, एक वीक मोनोबेसिक एसिड जो है उसके लिए अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप Ka/C की वैल्यू निकाल के देखेंगे। Ka की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी क्वेश्चन में, C की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। अगर Ka/C की वैल्यू 10⁻⁻2 से कम आ रही है, इफ Ka/C इज लेसर देन 10⁻⁻2, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, और अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो अल्फा जो है वो मच लेसर देन 1 होगा। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने देखा था ना। तो इस केस में मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं? अल्फा लिख सकता हूं। ये फर्स्ट केस था हमारा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? Ka की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1, सो अल्फा की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C। और अगर आप ऊपर इक्वेशन में देखेंगे तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या C इंटू अल्फा नहीं थी? क्या H प्लस की कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा नहीं थी? बिल्कुल थी। तो अल्फा को अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई तो उसका माइनस लॉग लेके, उसका इसका माइनस लॉग लेंगे तो क्या बच जाएगा? -1/2 इंटू लॉग Ka प्लस लॉग C। ये आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी वीक एसिड की पीएच निकाल सकते हैं। अगर उसका Ka/C की वैल्यू 10⁻⁻2 से कम आ रही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ये वाला और पीएच निकाल लो। लेकिन जरूरी थोड़ी है हमेशा 10⁻⁻2 से कम ही है, ज्यादा भी हो सकती है। तो दूसरा केस हमारे पास बनता है कि अगर Ka/C की वैल्यू 10⁻⁻2 से तो ज्यादा हो गई,
10⁻² मोलर से तो ज्यादा आ रही है, सॉरी मोलर नहीं, 10⁻² से तो ज्यादा आ रही है, लेकिन 1 से कम या 1 के इक्वल आ रही है। इक्वल भी नहीं, 1 से कम ही लेके चलते हैं कि 10⁻² से तो ज्यादा आ रही है, लेकिन 1 से अगर कम आ रही है Ka/C की वैल्यू, इसका मतलब इसका अल्फा मच लेसर देन 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो चुकी है, Ka/C की वैल्यू बढ़ चुकी है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन कम हो गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे उसका अल्फा भी बढ़ता है। तो अल्फा लेसर देन 1 तो है, पर मच लेसर देन 1 नहीं बचा। तो क्या अब हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं? जी नहीं, अब आप 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर नहीं लिख सकते। तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, Ka की वैल्यू वही रहेगी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर हमें तो सोल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, अल्फा और कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरी क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी। ये यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी C अल्फा स्क्वायर प्लस Ka इंटू अल्फा माइनस C इक्वल्स टू 0। यहां से फॉर्मूला लगा के -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a फॉर्मूला लगा के मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा, और उस अल्फा को c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगी। इस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का माइनस लॉग ले लूंगा तो pH की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दूसरा तरीका, अच्छा सर तीसरा केस भी तो पॉसिबल है। मान लो किसी क्वेश्चन में अगर Ka/C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, अगर हमारे पास Ka/C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो इसका मतलब होता है कि कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी है कि वॉल्यूम इतना ज्यादा हो चुका है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में वीक एसिड के Ka/C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हम अल्फा को 1 मान लेंगे, और pH निकालने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। Ka कहीं यूज में नहीं आएगा। क्लियर है? तो वीक एसिड की pH निकालने के 3 कंडीशन हो गई। पहला केस, अगर वीक एसिड का Ka और C की वैल्यू जो गिवन है उनका रेशियो 10⁻² से कम आ रहा है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ H प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C, और pH इक्वल टू -1/2 log Ka प्लस log C। इसको आप pKa में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन दूसरा केस, अगर Ka/C की वैल्यू 10⁻² से ज्यादा आती है लेकिन 1 से कम आती है, तो उस केस में अल्फा लेसर देन 1 हो जाएगा, Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा ही रहेगी। पूरी क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करनी पड़ेगी, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के उसको C से मल्टीप्लाई करके H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और तीसरा केस, अगर Ka/C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम है। कंसंट्रेशन बहुत कम होने का मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है, अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले तरीके से हम इसकी pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड की हम pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एसिड की जगह बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया और वीक बेस आ गया, उसकी pH कैसे कैलकुलेट करें। और उसके बाद हम एक बार देखेंगे कि अगर हमें पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक बेस दे दिए, उसकी pH हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।